प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 11 आपके लिए लेकर आए हैं, बेहद महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ देखिए, इन मॉडल टेस्ट पेपर को जब आप हल करते हैं तो इसमें क्या एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन निकलते हैं, अर्थात जब 4 ऑप्शन दिए हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है साथियों। तो अगर जब आप एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो यानी अपन अगर बात करें 20 क्वेश्चन सोल्व कराना है तो आप 80 क्वेश्चन प्रिपरेशन कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो और ऑप्शन दिए वो गलत है तो क्यों है, ठीक है। तो आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 11 आपके लिए स्क्रीन पर, और शुरुआत करते हैं आज के धुआंधार कार्यक्रम की। पहले नंबर पर 1 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। तो आपने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मगध का नाम तो सुना होगा आपने, मगध बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है। उस परिक्षेत्र में तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या, शिक्षक दिवस, राइट। क्योंकि ये दिवस के छोटे छोटे कॉमन प्रश्न है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 7 सितंबर को हिंदी दिवस है, और 10 जनवरी को, ये देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, राइट, विश्व हिंदी दिवस। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर बात करें 1 मई को क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। साथियों तो आपको दिवस भी ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वास्को डी गामा में भारत जब आया तो आपको पता होगा कि 20 मई को 1498 में, कहां पर, 20 मई को 1498 में, ये भारत है। और भारत में यहाँ पर एक राज्य है केरल, कौन सा, केरल। केरल के यहाँ पर कालीकट पर पहुंचा था, कालीकट पर। तो यहाँ पर कब पहुंचा था, तो आप देखिए यहाँ पर 1498 में। और अगर पर्टिकुलरली अगर डेट की बात करें तो 20 मई को, कब, 20 मई 1498 को कौन आ गया, वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चोरी चोरा घटना कब घटित हुई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन में हुआ क्या, एक्चुअल में यहाँ उत्तर प्रदेश की घटना है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है चोरी चोरा, ठीक है। तो यहाँ 5 फरवरी की बात थी। अगर 5 फरवरी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 5 फरवरी को क्या हुआ, यहाँ पर घोषित हुआ आपका, ठीक है, 5 फरवरी, ठीक है, 1922 चोरा चोरी घटना घटित हुई। क्या घटित हुई, चोरा चोरी घटना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर असहयोग आंदोलन में, ठीक है, तो चोरा चोरी गोरखपुर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में इसमें हुआ क्या था, थाने को जला दिया गया। और जब थाने को जला दिया गया तो यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई, मौत हो गई। क्या हो गई, 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई, मौत हो गई। फिर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो किसकी थी, इल्तुतमिश की, ठीक है। ये पहली महिला शासक कह सकते हैं रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठी इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का सभापति पूछा है आपसे, आपको बताना है कि कौन है या फिर इस समय कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन, यहाँ पर ध्यान दें, पदेन स्वतः ही क्या होता है, सभापति होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है कि सर उपसभापति। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप सब जानते हैं कि इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, कौन है, धनखड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस समय अगर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो कौन है, यहाँ पर जगदीप धनखड़ है, ठीक है। और यहाँ पर उपसभापति कौन है, तो यहाँ पर है हरिवंश नारायण सिंह, कौन,
हरिवंश नारायण सिंह। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। ठीक है, तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। आप सब जानते हैं ये 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यूएसएसआर से यानी रशिया से छोड़ा गया उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 8 विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है साथियों, अगर चूंकि मैक्सिमम राज्यसभा की बात करें तो कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर दो चीजें आप देखिए है कितने, 233 प्लस 12 अर्थात 245। ठीक है, तो 245। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है 12 सदस्य जो साहित्य जगत से हो सकते हैं, खेल जगत से हो सकते हैं, विज्ञान जगत से हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। किसके लिए, राज्यसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादक, तो सबसे ज्यादा सोना कौन उत्पादित करता है, चीन उत्पादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अर्थशास्त्र किसने लिखी। देखिए अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन थे, कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या लिखी, अर्थशास्त्र, और ये किस भाषा में लिखी, तो ये भी ध्यान रखना है, संस्कृत में। किस भाषा में, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए स्क्रीन पर, किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा, तो विक्टोरिया का शासनकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखा गया, तो प्रयाग प्रशस्ति किस में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1952 में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष पीएम होता है। एक्चुअल में इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ साथियों। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता है एनडीसी का अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता पीएम करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पंचवर्षीय योजना जो बनती थी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी एनडीसी की लेनी पड़ती थी। अंतिम मंजूरी प्रदान करती थी कौन, एनडीसी प्रदान करती थी, कौन, एनडीसी। लेकिन वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि योजना आयोग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज तक का ये कक्षा कार्यक्रम मैं अब समाप्त करता हूं। आगे नेक्स्ट सर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग। आप सभी का एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। अपना जो चल रहा है वो चल रहा है सर पेपर सेट चल रहा है, और अभी तक अपन जो कर लिए हैं सर वो 10 कर लिए हैं। अभी अपन पढ़ेंगे सर 11 नंबर वाला, और जो आपका पेपर सेट चल रहा है उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल करा रहा हूँ मैं आपको। तो आशा है कि आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो अगला पेपर सेट अपन सॉल्व करते हैं आज। देखो पहला जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, कि वो लिखा हुआ है आपका कि जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा जो होता है सर आपका, तिलचट्टा जो है आपका, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है। देखो ये तिलचट्टा जो होता है ना, इसका जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है भैया, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। आप जरूर ध्यान रखना कि सर जो होता है ना आपका कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच जो होता है आपका, उस कॉकरोच को अपन क्या बोलते हैं सर, तिलचट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। तो ध्यान रखना आप लोग, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है भैया, आपका सफेद होता है। अगला सुनो आप लोग। अगला आता है सर किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो चश्मा, दूरदृष्टि दोष है तो चश्मा दिया जाता है। देखो जो आपके रोग होते हैं आंखों से संबंधित, जैसे पहला जो आता है सर अपन उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो आता है सर आपका अपन उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो आता है सर आपका अपन उसको बोलते हैं सर जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ध्यान रखना आप लोग, यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मायोपिया, इसको मायोपिया कहा जाता है। अगला जो आता है सर इसको अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और अगला जो आता है सर आपका, जो आता है सर निद्रा दृष्टि दोष, इसको अपन बोलते हैं सर प्रिंस बायोपिया, इसको प्रिंस बायोपिया कहा जाता है। तो देखो ध्यान से,
आप लोगों को याद रखना है सर कि किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो सर उसको चश्मा किसका दिया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष जो होता है ना, जो उसमें चश्मा देते हैं अपन लोग, वो देते हैं सर उत्तल लेंस का। किस लेंस का देते हैं? उत्तल लेंस का। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से कैसा होता है सर, मोटा होता है। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम क्या होता है। देखो आप लोग ध्यान रखना, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र के अंतर्गत पाया जाता है सर आपका कौन सा, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए में जो क्रियात्मक इकाई होती है, जो काम करने वाली इकाई होती है, उसको अपन बोलते हैं सर जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो जैसे मान के चलो सर ये डीएनए आपका, तो डीएनए में क्या होता है सर, मोतियों की माला के समान क्या पाए जाते हैं सर, जीन पाए जाते हैं। जैसे मोतियों की माला नहीं होती है, उसके समान क्या होते हैं, इसमें जीन पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये याद रखना आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर बताइए जो आपके गुणसूत्रों पर जीन होते हैं उनकी उपस्थिति किस क्रम में होती है, तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पर किस क्रम में होगी सर, रेखाकार क्रम में पाई जाती है। ठीक है जी। तो देखो ये तो क्या हो गया सर आपका डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया सर आपका जीन हो गया। क्या हो गया भैया? जीन। अगला सुनो आप लोग, अगला जो आता है सर आपका वो आता है निम्न में से दूरी की इकाई कौन सी होती है। देखो यहाँ पर वो आपसे क्या कर रहा है सर, दूरी की इकाई पूछ रहा है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि सर जो दूरी होती है आपकी, दूरी जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रहों की दूरी पूछ रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि पहला जो है सर आपका वो कौन सा है, सूर्य है। दूसरा कौन सा सर आपका, बुध है। तीसरा कौन सा सर आपका शुक्र है। उसके बाद कौन सा सर आपका पृथ्वी है। उसके बाद कौन सा है, मंगल है। उसके बाद कौन सा सर आपका बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा सर आपका शनि है। तो ये कैसे पूछ रहा है सर आपसे, ये क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रम। जैसे अपन यहाँ पर लिखे, ये तो सूर्य हो गया, ये कौन सा हो गया सर आपका, बुध हो गया, ये कौन सा हो गया सर आपका, शुक्र हो गया, और ये कौन सा हो गया सर आपका, पृथ्वी हो गई, ये कौन सा हो गया सर आपका, मंगल हो गया, और ये कौन सा हो गया सर आपका, जुपिटर, जिसको अपन बोलते हैं बृहस्पति, जुपिटर हो गया, और ये कौन सा हो गया सर आपका, शनि। इसके अलावा इसके आगे और होते हैं अरुण और वरुण। अब सुनो आप लोग, देखो भैया ये पूछ रहा है सर आपसे कि सूर्य से जो दूरी होती है उसको किस में मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है सर प्रकाश वर्ष में। क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना आपसे, दूरी की जो इकाई होती है, हालांकि दोनों को मीटर भी होती है, लेकिन ग्रहों के संबंध में पूछे तो ग्रहों के संबंध में जो होती है सर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। कैसे कि दूरी की डायरेक्ट इकाई पूछे तो मीटर, और यदि आपसे कहा जाए सर दूरी की ग्रहों के संबंध में कौन सी होती है, तो कौन सी होती है सर आपकी, प्रकाश वर्ष होती है। अगला सुनो आप लोग, अगला आता है सर आपका लोहे का एस कौन सा होता है। देखो भैया जो आपका लोहा होता है, लोहे का अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं Fe। Fe का मतलब क्या होता है सर, आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। जैसे अपन बात करें तो लोहे का जो एस होता है आपका, लोहे का जो एस के वो पहला जो आता है सर उसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट कहा जाता है। दूसरा जो होता है सर आपका हेमेटाइट हो गया आपका, और एक होता है सर आपका हेमेटाइट, और एक होता है सर हीमोटाइट। हीमोटाइट भी होता है इसके अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है सर, एक मैग्नेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है इसके अंतर्गत। तो सुनो आप लोग, जो लोहे का अयस्क होता है मतलब वो कौन सा होता है सर आपका, हेमेटाइट होता है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत सर एक जगह है जिसका नाम है चोमू। चोमू कहां पर है सर, राजस्थान में जयपुर के अंतर्गत है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या निकलता है सर आपका, लोहा निकलता है। और जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, ये आपका हेमेटाइट होता है। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है सर आपका, हेमेटाइट है। अगला सुनो आप लोग, हाथी दांत किसका रूपांतरण होता है। देखो आप लोग ध्यान रखना कि जो आपके दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये तो होते हैं सर आपके आई होते हैं। आई का मतलब होता है सर इंसाइजर, इसको इंसाइजर कहते हैं अपन लोग, इंसाइजर। और दूसरे जो आते हैं सर अपन सी का अर्थ होता है सर कैनाइन। क्या होता है भैया, कैनाइन होता है सर। जो अगला आता है सर आपका वो आता है पीएम। पीएम का अर्थ होता है सर प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं। उसके अलावा जो होता है सर आपका वो होता है एम। एम का अर्थ क्या होता है भैया, मोलर होता है। क्या होता है, मोलर। तो सुनो आप लोग ध्यान से, जो हाथी में दांत होते हैं वो सभी प्रकार के पाए जाते हैं। खाना भी खाता है हाथी, लेकिन हाथी में जो दिखाई देने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं सर आपके, कृत्नक होते हैं। कौन से होते हैं भैया, कृत्नक। तो अपन इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से ICPM। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, आई का अर्थ इंसाइजर, सी का अर्थ कैनाइन, पी का अर्थ प्रीमोलर, एम का अर्थ क्या सर आपका, मोलर है। अगला सुनो आप लोग, अगला आता है सर निम्न में से बसा के स्रोत कौन से हैं। देखो जो आपकी बसा होती है, बसा की अगर अपन बात करें तो बसा जो होता है सर इसको अपन बोलते हैं फैट। और फैट का जो अर्थ होता है सर उसको बोलते हैं लोग चर्बी। क्या बोलते हैं, चर्बी। और चर्बी का अर्थ क्या होता है भैया, मोटा। क्या होता है, मोटा। अब सुनो आप लोग, निम्न में से बसा के स्रोत कौन से हैं। तो देखो बसा के जो स्रोत आते हैं सर, जितने भी आपके जैसे अपन पढ़े घी और सभी तेल, जितने भी तेल होते हैं सब में बसा पाई जाती है। अब यहाँ पर सर घी भी है, और क्या है सर आपका, सभी प्रकार के क्या है भैया, तेल है। तो सुनो इसमें सर घी भी आ गया आपका, मछली का तेल भी आ गया सर आपका, वनस्पति तेल भी आ गया, कौन सा आ गया सर आपका, ये सभी। उसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया आपका, ये सभी। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि डाइटिंग और एक होता है डेटिंग। देखो
एक तो होता है सर आपका कौन सा, डाइटिंग होता है। डाइटिंग का मतलब क्या होता है, जो शहरी लोग होते हैं वो करते हैं सर डाइटिंग। और एक जो आता है सर आपका वो आता है डेटिंग। क्या आता है, डेटिंग। तो देखो भैया डाइटिंग जो होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है सर कि अपन जो फैटी चीजें होती हैं उनको नहीं खाना, मतलब जो तेल वाली चीजें होती हैं तेल वाली चीजों को नहीं खाना। तो तेल वाली चीजों को नहीं खाना क्या कहलाता है सर आपका, डाइटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइटिंग। और एक होता है सर डेटिंग। तो डेटिंग का मतलब होता है किसी को डेट करना, प्रेम संबंध। कौन सा संबंध सर आपका, प्रेम संबंध। जैसा कि आप चाहते हो कि हमारा बने, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो सब कुछ करने का, अभी टाइम आएगा तब करना। हाँ जी। तो डेटिंग और डाइटिंग क्या अंतर होता है, डाइटिंग का अर्थ होता है कि सर डाइटिंग का मतलब जो वसा की चीजें नहीं खाते हैं, और सर डेटिंग का अर्थ क्या होता है कि सर जो मतलब डेट करते हैं। क्या करते हैं, डेट। ठीक है जी। अगला सुनो आप लोग। अगला जो आता है सर आपका वो आता है मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र को अपन बोलते हैं सर क्रोमोसोम। इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और इसके जो खोजकर्ता आते हैं भैया, उनका जो नाम आता है गुणसूत्र के खोजकर्ता, उनका नाम है सर आपका स्ट्रॉसबर्जर आता है। आपको ध्यान रखना है सर, यदि आप बोले नामकर्ता कौन है, तो नामकर्ता जो आते हैं सर आपके वो आते हैं डब्ल्यू बाल्डेयर। तो नामकर्ता डब्ल्यू बाल्डेयर और खोजकर्ता कौन हो गए सर आपके स्ट्रॉसबर्जर। ध्यान रखना आप लोग। मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं सर वो होते हैं 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी का अर्थ कितना होता है सर 46। कितने होते हैं, 46। तो मानव की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें गुणसूत्र कितने, 23 जोड़ी, या कितने हो गए सर आपके 46। तो कुल कितना हो गया भैया आपका 46। अगला, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा होता है। देखो मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई होगी अभी कुछ टाइम पहले, देखो ये ट्रिक लगा देना आप लोग। ये वाला ये लिख देता हूं आपके सामने। ये चाचा इन्हीं सबको डांटो, खरे गाल पे छापो, ये एक ट्रिक है वायरस जनित रोगों की। जैसे इसमें जो पहला आता है सर आपका वो कौन सा आता है, एड्स आता है। दूसरा कौन सा आता है सर आपका, चेचक आता है। क्या आता है, चेचक। उसके बाद कौन सा आता है सर, चिकनगुनिया आता है। क्या आता है, चिकनगुनिया आता है। उसके बाद जो आता है सर इनका अर्थ होता है इन्फ्लुएंजा आता है इसके अंतर्गत। और उसके अलावा कौन सा आता है सर आपका, आता है स्वाइन फ्लू आता है इसके अंतर्गत। और उसके अलावा जो आता है सर बैक अर्थ का बर्ड फ्लू। कौन सा होता है, बर्ड फ्लू होता है। अगला, को का जो अर्थ है सर वो कौन सा होता है सर, कोरोना होता है। कौन सा होता है, कोरोना। डे का अर्थ जो आता है उसको बोलते हैं डेंगू। उसके बाद सर खे का अर्थ जो आता है उसको बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं, खसरा। रे का अर्थ जो आता है सर उसको हम बोलते हैं रेबीज। उसके अलावा गे का अर्थ आता है सर गलसुआ। क्या आता है, गलसुआ। और सर छह का अर्थ होता है छोटी माता। और उसके अलावा सर पे का अर्थ आता है पोलियो। कौन सा रोग होता है सर, पोलियो। तो ये सारे जो रोग होते हैं आपको ध्यान रखना है सर। ये सारे रोग किससे होते हैं भैया, वायरस से होते हैं। किससे होते हैं, वायरस से। और वायरस जो होता है सर इसको विषाणु कहा जाता है, इसको विषाणु भी कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। निम्न में से वायरस जनित जो रोग होता है इसमें से देखो, एड्स होता है, पोलियो होता है, खसरा भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, ये सभी। अगला, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखो भैया आपको ध्यान रखना है, जो मानव का हृदय होता है, हृदय का धड़कना, तो देखो हृदय का जो धड़कना होता है वो घटबढ़ भी सकता है। कैसे कि आपको यदि अपना पसंदीदा कोई मतलब आदमी दिख गया तो आपका हृदय जल्दी धड़केगा। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर वो स्पीड में धड़केगा जो पहले धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही पसंदीदा आदमी सामने आता है, जैसे पसंदीदा सामने आएगा तो जैसे आपका जो हार्ट है ना 72 से 80 से 90 से 110 भी हो सकता है। देखो आप लोग ध्यान से, जो युवा होता है, युवा मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना धड़कता है भैया आपके 72 बार। कितनी बार, 72 बार। महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं का जो होता है वो जल्दी धड़क जाता है। जल्दी क्या हो जाता है सर, धड़क जाता है। जैसे अपन बात करें कि महिलाएं जो होती हैं उनको डर बहुत ज्यादा लगता है। जैसे स्कूटी गिर गई तो डर के रोने लग गई, समझ लो। कुछ भी ऐसी तेज आवाज में किसी ने बोले तो डरने लग गई। तो कारण क्या होता है सर, हृदय जो होता है ना जल्दी स्पंदन करता है। स्पंदन मतलब होता है धड़कना। क्या होता है, धड़कना। लड़के नहीं होते, जो लड़के हराम खोर होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ ही बोले चाहे जी। तो आपको याद रखना है। देखो अगला क्या सर, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है। देखो ये आप लोग ध्यान रखना कि मानव का जो शरीर होता है, मानव शरीर में जो आपका हृदय होता है, रक्त जो होता है, रक्त का जो शुद्धिकरण आता है, रक्त का क्या आता है भैया, शुद्धिकरण जो आता है सर आपका वो आता है किसमें, किडनी के अंतर्गत। इस प्रकार से ये आपकी कसेविधरण हो गई, ये सेम के बीच के समान क्या हो गई सर आपकी किडनी हो गई। इसमें इस प्रकार से एक रचना पाई जाती है, इसको कौन बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होती है ना आपकी सर, ये रक्त का क्या करती है भैया, शुद्धिकरण करती है।
तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किसमें सर, वृक्कक में होता है। लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए कि वृक्कक में किसके अंतर्गत होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। किसमें होता है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है सर, आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो देखो हृदय में नहीं होता, वृक्कक ये लिखा हुआ, वृक्कक जो होता है इसके अंतर्गत। वृक्कक में अगर आपसे अलग से पूछ ले किसमें होता है वृक्कक के अंतर्गत, तो नेफ्रॉन में होता है। किसमें होता है, नेफ्रॉन में। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग होता है। देखो ये क्या कर रहा है सर, आपके विद्युत शोधन का क्या होता है सर, विद्युत शोधन का अर्थ होता है विद्युत का क्या होना सर, निष्कासन होना। क्या होना भैया, निष्कासन। तो विद्युत का एक निष्कासन अगर हम निर्माण कर रहे हैं विद्युत का, तो उसमें सर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सर आपका जिसको हम प्लस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मान लो एनोड, और दूसरा जो होता है नेगेटिव, इसको अपन बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो देखो भैया जो आपका प्लस होता है ना, इसको फेस कहा जाता है, इसको अपन बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं, अर्थ। तो जो भी अशुद्ध धातु होती है ना उसका अर्थ बनाया जाता है, कोई फेस नहीं बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अर्थ बनाया जाता है। तो देखो आप लोग विद्युत शोधन में अशुद्ध होता है तो क्या होता है भैया, आपका कैथोड होता है। देखो अगला जो आता है सर आपका वो आता है, देखो आप लोग हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। देखो अगला जो है सर आपका वो है नमक का तेजाब। देखो नमक का जो तेजाब होता है आपका, आपको याद रखना है सर, नमक का जो तेजाब है इसका सूत्र पूछ रहा है आपसे वो। देखो आप लोग ध्यान में, जैसे ऐसा होता है ना H2SO4, तो H2SO4 जो होता है इसका अर्थ क्या होता है सर, इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको अपन बोलते हैं सर रसायनों का राजा। इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा। बैटरी के तेजाब के रूप में यूज होता है वो कौन सा होता है सर, आपका H2SO4। अगला लिखा हुआ सर इसमें HNO3 जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है और इसका प्रयोग अपन करते हैं सर नाइट्रेट के रूप में। जो आपके आते हैं ना, जो आपके फर्टिलाइजर आते हैं, जो पानी मिलकर घुलकर खेत में दिए जाते हैं, वो नाइट्रिक अम्ल बने होते हैं। इसका अगला लिखा हुआ सर NaCl को अपन बोलते हैं सर सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो होता है आपको याद रखना है सर, इसको नमक कहा जाता है। अगला होता है HCl, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो इसको नमक का तेजाब कहते हैं। इसका प्रयोग सर किस में करते हैं, शौचालय को साफ करने में किया जाता है। घरों में जो टाइल्स वगैरह होती है ना, उनको धोने के लिए जिसका यूज करते हैं वो कौन सा तेजाब होता है सर, आपका नमक का तेजाब होता है। अगला देखिए, कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप कौन सा होता है। ध्यान रखना आप लोग, जो सबसे क्रिया करता है। देखो आप लोग ध्यान से, पहला लिखा हुआ सर इसमें हीरा। तो हीरा जो होता है ना, सबसे अपन पढ़े तो सबसे जो अच्छा या शुद्ध रूप जिसको माना जाता है, शुद्ध रूप जो होता है कौन सा होता है, हीरा होता है। अगला होता है ग्रेफाइट। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं सर अपन लोग, जो आपकी होती है ना पेंसिल की निब बनाने में, और बैटरी के जो कैथोड एनोड होते हैं उसको बनाने में। अगला लिखा था सर कोल, इसको बोलते हैं सर धुआं रहित ईंधन। तो धुआं रहित जो ईंधन होता है आपका सर, वो कौन सा होता है भैया, आपका कोल होता है। अगला आता है सर चारकोल जो होता है ना, इसका प्रयोग किसमें करते हैं सर अपन लोग, इसका प्रयोग करते हैं सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन में जितने भी आपके फेस मास्क वगैरह बन के आते हैं, उन सब में किसका प्रयोग करते हैं सर अपन लोग, चारकोल का। तो चारकोल के मास्क वगैरह बनाए जाते हैं, ये क्रिया नहीं करता, तो इसमें क्रिया कौन करेगा सर, आपका कोल करेगा। ठीक है जी। अगला, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कौन सा दर्पण करता है। देखो आप लोग ध्यान से, अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण जो होता है इसका जो फोकस होता है, जो होता है सर इसका, वो अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत। तो यदि फोकस अनंत है तो ये एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकता। आपका जो अवतल दर्पण होता है इसको अपन बोलते हैं सर अभिसारी दर्पण। आपके घरों के अंदर जो दर्पण यूज होता है कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला आता है सर उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। देखो आप लोग ध्यान रखना सर कि अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। ये सर किरणों क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब एक चीज बताओ, यदि किरणों को वो इकट्ठा करेगा तो ही तो किसी स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं उसको मान लो। यदि किरण इकट्ठे होंगे, जो प्रकाश का पुंज होता है, जो किरण होती है, यदि वो आगे इकट्ठी होगी तो ही अपन किसी स्थान पर उसको केंद्रित कर सकते हैं। तो इसमें दर्पण कौन सा काम में लेते हैं भैया, आपका अवतल दर्पण। ठीक है जी। तो ये आपका पेपर सेट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। विद्यार्थियों नमस्कार। पेपर सेट 11 का प्रश्न नंबर 31, मैथ का पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है आपका 37 का स्क्वायर, 37 का वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्ग। तो ये वर्ग तो आपको याद करना है। 37 का वर्ग आएगा 1369। 1 से 40 तक के वर्ग याद कर लेना और 1 से 20 तक के घन याद कर लेना। थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। अगला प्रश्न है 75 से 97 तक की
75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। देखो इसका सूत्र होता है अपना पहली संख्या ये होता है योग अंतर प्लस 1 बटा 2। तो जो योग और अंतर होता है ना, योग तथा अंतर पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का करना होता है। अब देखो 75 और 97 का योग, 75 और 97 का योग आएगा 172 और दोनों का अंतर आएगा 22। कितना आएगा? 22 प्लस 1 बटा 2। 172 गुणा 23 बटा 2, ये आपका 2 से कट जाएगा, 8 और 6 86। 86 गुणा 23, 86 गुणा 23, 6 तिया 18, असिल 1, ये आप 8 तिया 24 और 1 25, 6 दूनी 12, असिल 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, 8 ये 7 और 7 और 2 9 और 1 1978। तो 75 से और 97 तक की सभी संख्याओं का योग आएगा अपना 1978। सूत्र है इसका योग अंतर प्लस 1 बटा 2। जो योग और अंतर होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का होता है। इसमें देखो पहली संख्या तो थी 75 और दूसरी संख्या मतलब लास्ट वाली संख्या, दूसरी नहीं लास्ट वाली संख्या, अंतिम संख्या का। अगला प्रश्न है, देखो इसमें ये सरलीकरण का ही है, इसका अंडर रूट लो, कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 81। अब आगे देखो 81 वर्ग किसका है? 9 का, फिर प्लस 40 का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है 40 हो रहा है, ये आ जाएगा आपका 49। 49 अंडर रूट होता है कितने का? 7 का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7। अगला प्रश्न 32 64 128 का लेसे 32 64 128। सबसे पहले 2 का भाग दो, 16 32 और यह आ जाएगा आपका 64, फिर 2 का दो 8 16 32, 2 का देंगे 4 8 16, 2 का दिया 2 4 8, फिर 2 का देंगे 1 2 4, 2 का देंगे 1 1 2, फिर 2 का देंगे 1 1 1। भाग देना है आपको जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो आपकी संख्या है 32 64 128 का एलसीएम लैसे लघुत्तम समापवर्ती कितना आएगा? 128। अगला प्रश्न, यदि 7 कर्मिक का मतलब होता है लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है 20, तो सबसे बड़ी संख्या देखो, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है और 7 संख्या है, 20 बीच वाली है तो 7 संख्या है लगातार। देखो 3 इसके आगे की 21 22 और 23 हो गई, 3 इसके पीछे की 19 18 और 17। यदि आपसे बात करें छोटी संख्या तो छोटी संख्या कौन सी आएगी? 17। बड़ी संख्या की बात करें तो 23, दूसरी संख्या की बात करें तो 18, तीसरी की बात करें तो 19, चौथी संख्या की बात करें तो 20। ऐसे कुछ भी संख्या पूछे, पहले दूसरी का योग पूछे, पहले तीसरी का योग पूछे, लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन सी? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अपनी कितनी आएगी? 23। अगला प्रश्न है, एक संख्या से 15 घटाने पर, कितना घटा रहा है? 15 घटाने पर वह घट के कितनी हो जाती है? 80%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। अब 15 घटा रहे हैं तो वह घट के कितनी हो रही है? 20, वो 80%। तो 15 की वैल्यू 20 आ गई, तो मतलब 20% की वैल्यू आपकी बन रही है कितनी? 15। 1% हो गई 15 बटा 20। अब ये पूछ रहा है उस संख्या का 40%, कितना? तो 40% की वैल्यू निकालनी है। 15 बटा 20 इंटू 40, 20 से कट गया 2 बार, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 30।
यदि यहाँ पे संख्या पूछता तो 40% की जगह कितना निकालते अपन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री का संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसमें 90 डिग्री घटा देंगे, दूसरा संपूरक कोण 90 डिग्री का आएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर। कोटि पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री, संपूरक होते हैं 180 डिग्री। दो कोणों का योग 20 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 20 गुणा 6 आ जाएगा आपका 120 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। ये आपका होगा। अगला प्रश्न tan 45। तो tan 45 का मान अपना होता है 1। ये सारण याद कर लेना आप सारे, लगभग पेपरों में आर्मी में पूछा जाता है मान इनका। 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। समय का सूत्र होता है अपना दूरी बटा चाल। अब देखो, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल पोल को जब कोई ट्रेन पार करती है तो दूरी के रूप में केवल ट्रेन की दूरी लगाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की दूरी है अपनी 280 मीटर। अब इसमें दूरी मीटर में है तो चाल इसमें चाहिए आपको मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपको चाल दी गई है प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा। यहाँ पे चाल आपकी 63 है, 63 को 5/18 से 18 कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर। देखो 7 से 7 नम्मा 63, ये 7 चौका 28, 9 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया 40, 8 बार, 8 दूनी 16। तो कितना आ गया 16 सेकंड का समय लेगी 280 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को पार करने में जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना लेगी 16 सेकंड का समय। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर किसी काम को, यहाँ पे ए बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ये आता है कुल काम। 8 से भाग दिया 3 बार, 12 से दिया 2 बार। देखो ए और बी का एक दिन का काम आ गया कितना 3, ए अकेला का एक दिन काम कितना है 2। तो बी का काम निकालना आपको। ए बी का 3 है, ए का 2 है, तो बी का कितना आ जाएगा 1 काम। ये घटा देंगे, यहाँ से ए घट जाएगा तो बी शेष रह जाएगा। अब बी से आपको ये काम करवाना है। काम कितना है 24, जो एलसीएम होता है वो कुल काम होता है 24/1, 24 काम करवाना है बी से। बी का एक दिन का काम कितना है 1, तो ये आ जाएगा कितने दिन में 24 दिन में। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है एक गांव की आबादी, एक गांव की 2000 आबादी है। 2000 आबादी में से 3/4 आदमी साक्षर है। कितने हैं 3/4 आदमी साक्षर, जबकि शेष निरक्षर हैं। ये देखो साक्षर और निरक्षर मतलब पढ़े हुए और बिना पढ़े हुए। 3/4 2000 का 3/4, 3/4 होता है 3/4। 2000 का 3/4 4 से कट गया ये 500, 5 1500 आदमी तो आपके साक्षर हो गए। क्या हो गए साक्षर। और बाकी बचे हुए कितने 2000 में से ये 500 निरक्षर हो गए। अब अनुपात पूछा है 500 से 1 बार, ये 500 से 3 बार। ये आपका साक्षर और निरक्षर का अनुपात आएगा 3:1। ये आंसर। अगला प्रश्न है कितने वर्ष में 10% साधन ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। जब ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या मानना है 100। कितने गुना हो रहा है 4 से गुना कर दिया, कितना आ गया 400। 100 रुपये से 400 रुपये हो गया। यह आपका मूलधन, यह आपका मिश्र धन। और मूलधन और मिश्र धन का अंतर होता है ब्याज, जो कितना रुपये बन गया यहाँ पे 300। आपसे पूछा क्या है कितने वर्ष में समय। ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे प्रश्न आएंगे। आपको दर देगा, क्या देगा दर देगा, तो क्या पूछेगा समय। दर दे के आपसे पूछेगा समय, या समय देकर आपसे पूछेगा दर। एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दर दे रखी है, समय पूछ रहा है। दर आपकी 10% है, 10 का भाग दे दिया। यहाँ पे 300 में 10 का भाग देंगे 30 वर्ष। कितना आ गया 30 वर्ष। सीधा 100 से गुणा करना है। 2 गुना है तो 2 से कर दो, 3 गुना है तो 3 से। बाकी इनका अंतर ले लेना। जो अंतर आए
दर दे रखी है तो दर का भाग दे दो, समय दे रखा है तो समय का भाग दे दो अंतर में। एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, व्यक्ति का वेतन था 7200 और बढ़कर कितना हो गया 81 से। देखो 7200 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 8100 रुपये, कितना अंतर आया भाई 900 रुपये का। वो पूछ रहा है परसेंट वर्दी, 900 रुपये बढ़ा कितने पे 7200 पे, मल्टीप्लाई 100, 9 से 8 बार कट गया, 900 से 8 का भाग 100 में देंगे तो 12 सही 1/2% की बढ़ोतरी हुई व्यक्ति के वेतन में। कितने की वृद्धि हुई 12 सही 1/2% की। अगला प्रश्न है 150% का मान, 150% का चिन्ह हटेगा बटे 100, ये 3 बार 50 से और ये 2 बार 50 से, तो 3/2, ये आपका आंसर है 3/2। अगला प्रश्न ये देखो, मैथ का जो पार्ट था खत्म हो गया, 31% से 45 तक, ये आ रहा है आपका 46 नंबर प्रश्न। रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को VIJAY, विजय को WJKBZ, V का W, I का J, J का K और A का B, Z का Y, Y का Z, मतलब कि एक एक बढ़ा रहा है। तो देखो J से वो K से एक बढ़ाएंगे कितना आएगा L, कितना आएगा K से एक बढ़ेगा L, U से आ जाएगा कितना V, M से N, A से B, R से S, यह आ गया आपका LVNBS। इनमें देख लो LVNBS, एक एक क्रम बढ़ा रहा है। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को क्या करवा रहा है, ABC, A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे, इसको कितना लिख रहा है 6। अब देखो एक तो इनका योग भी 6 आता है और एक इनका गुणा करेंगे जब भी 6 आ जाएगा। लेकिन अगला देखो RAB, A 1 पे होता है, B 2 पे, R कितना हो गया 18, इनके बराबर दे रखा कितना 36, ये 36। अब देखो इनका योग करेंगे 3 18 21 होगा, लेकिन इनको गुणा करेंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, गुणा करने से आ रहा है। किससे आ रहा है, गुणा करने से। किससे आ रहा है, गुणा करने से। तो पूछ किसके बारे में रहा है, CDE। C होता है आपका 3 पे, D होता है आपका 4 पे, E होता है 5 पे, गुणा कर दो 4 3 12, 12 5 60, ये आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। CDE के बराबर कितना आ गया 60। अगला प्रश्न 12 अनुपात 30 अनुपात 18, और ये आपका पूछा है लास्ट वाला मान। तो इसमें देखो अनुपात समानुपात से तो होगा नहीं, तो इसका लगाना है आपको 12 बराबर 30 है तो 18 बराबर निकालना है। इसको 2.5 से गुणा करेंगे, योग करके देख लिया करो या फिर गुणा करके देख लिया करो। तो 12 को 2.5 से गुणा किया, ऐसे ही 18 को 2.5 से गुणा कर दो। 18 को आप 2.5 से गुणा करोगे, 18 दूनी 36 और 9 कितना आ जाएगा 45। ये आपका आंसर है 45। अगला प्रश्न है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वां, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5वां, यह आपका, और इधर से भी 1 2 3 4 और ये 5, इधर से 5वां, मतलब कि इधर से भी आपका 5वां है और इधर से भी आपका 5वां ये वृक्ष। तो पूछा पंक्ति में कितने वृक्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वृक्ष हैं भाई 9। ऐसा प्रश्न आए जब दोनों तरफ से स्थिति दे, कौन सी, दोनों तरफ से स्थिति दे, दोनों को जोड़ के -1 कर देना, 5 5 10 और 1 -1 करेंगे कितना आ जाएगा 9। दोनों तरफ से स्थिति पूछे दे और टोटल पूछे तो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा, 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर होता है कौन सा भाई, के। यह आपको रखने। पेपर सेट आपके 11 कंप्लीट हो चुके, 50 पेपर सेट की वीडियो आपको YouTube पे मिलेगी। जल्दी ही आप सभी वीडियो देखते रहें, एनालिसिस करते रहें, कौन सा पेपर कहाँ प्रश्न आपको कहाँ कमज़ोर लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है कितनी नहीं। जहाँ भी आपको कुछ पूछना है और या अधिक जानकारी लेनी है तो कमेंट करें या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।